नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के उन खास पन्नों को पलटेंगे जहां देश के आदिवासी समुदायों की संस्कृति और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया गया है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इन सुरक्षा उपायों की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम पांचवीं और छठी अनुसूची को एक एक करके देखेंगे, उनके बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है उसे समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि आज इनके सामने क्या चुनौतियां हैं और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। देखिए, किसी भी समाधान को समझने के लिए पहले समस्या को समझना जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे संविधान बनाने वालों के सामने आखिर चुनौती क्या थी। हुआ ये कि ब्रिटिश नीतियों की वजह से आदिवासी आबादी को पहाड़ी और जंगली इलाकों में सिमटना पड़ा। नतीजा, वे सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ गए, लेकिन इसी अलगाव की वजह से उनकी अपनी एक अनोखी जीवन शैली और संस्कृति बची रही। तो इस ऐतिहासिक चुनौती से निपटने के लिए हमारे संविधान ने क्या किया? चलिए अब सीधे उस फ्रेमवर्क पर आते हैं जो इस समस्या के जवाब में बनाया गया। इन सभी सुरक्षा उपायों की नींव है आर्टिकल 244। यही वो अनुच्छेद है जो दो अलग अलग तरह के प्रशासनिक सिस्टम बनाता है, एक 5वीं अनुसूची के तहत और दूसरा 6ठी अनुसूची के तहत। तो सबसे पहले बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। ये भारत के ज्यादातर जनजातीय इलाकों में लागू होती है। अब सवाल यह है कि कौन सा इलाका अनुसूचित क्षेत्र होगा। ये तय करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वो ऐसा उस राज्य के गवर्नर से सलाह मशवरा करने के बाद ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो ढेबर आयोग ने तय की थीं, जैसे कि वहां आदिवासियों की आबादी ज्यादा होनी चाहिए, इलाका अविकसित हो और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो। इस पूरी व्यवस्था में सबसे अहम भूमिका गवर्नर की है। उनके पास संसद या विधानसभा के किसी भी कानून को उस क्षेत्र में लागू होने से रोकने या उसमें बदलाव करने की शक्ति होती है। उनकी मदद के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद भी होती है। मतलब इसका मकसद स्वशासन देना नहीं, बल्कि एक तरह का सुरक्षा कवच देना है। ये तो हुई थ्योरी की बात। असल में ये जमीन पर कैसे काम करता है, चलिए इसे समझने के लिए 2018 में राजस्थान में हुए विस्तार का एक केस देखते हैं। 2018 में राजस्थान के कई जिलों, तहसीलों और गांवों को 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि इन इलाकों को ट्राइबल सब स्कीम के तहत विकास के लिए खास फंड और योजनाएं मिली, जिससे उनकी जमीन की सुरक्षा हुई और विकास को सही दिशा मिली। तो ये थी 5वीं अनुसूची। अब चलते हैं 6ठी अनुसूची की ओर, जो कि इससे बहुत अलग है और सिर्फ 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक खास प्रशासनिक ढांचा बनाती है। ये व्यवस्था सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होती है। यहाँ की जनजातियों की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए संविधान स्वायत्त जिले यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की इजाजत देता है, जिनकी अपनी लोकल सरकारें होती हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। ये जो स्वायत्त जिला परिषदें हैं, ये सिर्फ सलाहकार नहीं होती। इनके पास अपनी जमीन, जंगल और सामाजिक रीति रिवाजों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। ये अपने स्कूल, बाजार चला सकती हैं, अपने कोर्ट बना सकती हैं और तो और टैक्स भी वसूल सकती हैं। ये एक तरह से राज्य के भीतर राज्य जैसा मॉडल है। और बस यही बात हमें इन दोनों अनुसूचियों के बीच के सबसे बुनियादी अंतर पर ले आती है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है 5वीं अनुसूची, जिसका मकसद सुरक्षा देना है, लेकिन कंट्रोल राज्य सरकार के पास रहता है। दूसरी तरफ है 6ठी अनुसूची, जिसका मकसद स्वशासन देना है, जहां शासन की बागडोर सीधे स्थानीय आदिवासी समुदायों के हाथों में होती है। स्वशासन और स्वायत्तता के इसी अंतर की वजह से आज एक बड़ी राजनीतिक मांग उठ रही है, और वो है नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की तरफ से। लद्दाख की 97% से ज्यादा आबादी आदिवासी है। उनकी मांग है कि अपनी जमीन, पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए उन्हें 6ठी अनुसूची का दर्जा दिया जाए। यहां तक कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी 2019 में इसकी सिफारिश की थी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दशकों पुराने कानूनी ढांचे आज भी उतने ही असरदार हैं, और क्या इनमें बदलाव की कोई गुंजाइश है? देखिए, 6ठी अनुसूची जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही इसके सामने चुनौतियां भी हैं। कई जिलों में फंड के गलत इस्तेमाल के आरोप लगते हैं। कई बार केंद्र या राज्य के कानून इनकी शक्तियों को कम कर देते हैं, और गैर आदिवासी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सवाल भी उठता रहता है। इन्हीं सब चुनौतियों को देखते हुए 125वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है। इसका मकसद है कि जिला परिषदों के नीचे ग्राम और नगर परिषदें बनाई जाएं, पैसों के लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य वित्त आयोग बनाया जाए और चुनाव निष्पक्ष हों, ताकि यह व्यवस्था और भी मजबूत और जवाबदेह बन सके। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हम इन संवैधानिक सुरक्षा उपायों को आज की जरूरतों के हिसाब से कैसे बदल सकते हैं, ताकि इनकी जो मूल भावना है, यानी आदिवासी समुदायों की सुरक्षा, वो भी बनी रहे और ये एक आधुनिक भारत की जरूरतों को भी पूरा कर सकें।